सापरा साहब आपके पास आऊंगा। आपने कुछ आंकड़ों को लेकर बातचीत कही सर। मुझे लगता है कि हर पार्टी कितना वोट पड़ा नहीं पड़ा उसको लेकर एनालिसिस करती है, आप लोग भी करते होंगे। 2019 के चुनाव में कुल वोटर करीब 91 करोड़ थे, वोट पड़े 67.4%, यानी करीब 29.66% लोग वोट नहीं दे पाए। इसकी अलग अलग वजह हो सकती है, किसी को समय नहीं मिला, कोई मजबूरी हो सकती है, इसमें से कुछ वैसे भी लोग होंगे जो कहीं दूसरी जगहों पर होंगे। 2014 में 27.35 करोड़ लोग वोट नहीं दे पाए थे। 2011 की जनगणना में अगर देखें तो 45.36 करोड़ लोग, यानी 45 करोड़ से ज्यादा लोग अपने मूल स्थान से दूर हैं। कुल आबादी का 37% हिस्सा जो है वो प्रवासी का है। तो ये आंकड़ा क्या काफी नहीं है? और दूसरी बात, जरूरत पर ही सवाल उठा देना ये जायज लगता है? नहीं, देखिए मेरे कई सवाल है, इसका उत्तर चाहिए तो कोई भी दे सकता है। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता वो भी दे सकते हैं। ये जो आरवीएम है, मैं ये पूछना चाहता हूं, ये आरवीएम कितने निर्वाचन क्षेत्र को कंट्रोल करेगा? ये आरवीएम जो बनेगा, इसकी वोटर लिस्ट जो बनेगी उसकी पारदर्शिता कैसे तय करेंगे? यानी वो निष्पक्ष तरीके से बनी है या उसमें कुछ गड़बड़ी है? उसके काउंटर चेक्स एंड बैलेंस, काउंटर बैलेंसेस, ये किस तरह के होंगे? ये चुनाव आयोग को या बीजेपी के प्रवक्ता को ये स्पष्ट करना चाहिए। फिर उसके बाद में इसके पोलिंग बूथ जो है वो किस तरह से चुने जाएंगे? अब जहां पर पोलिंग बूथ होगा, समझिए चुनाव उत्तर प्रदेश का है, वाराणसी का है, और पोलिंग बूथ करोल बाग दिल्ली में है, तो क्या उस पोलिंग बूथ के करोल बाग के इर्द गिर्द भी वहां पर आचार संहिता लगेगी? ये भी सवाल होता है। तो यहां से लेकर के काउंटिंग तक, अब जब अगर चुनाव हो गया आरवीएम से, तो उसका काउंटिंग का प्रक्रिया किस तरह से होगा? वो मशीन क्या वाराणसी तक जाएगी, तमाम अलग अलग राज्यों में जाएगी, कैसे जाएगी, क्या चीजें हैं? ठीक, आपने कई सवाल किए, चारों इनका जवाब दे दीजिए। वैसे इन सवालों का अधिकतर जवाब तो मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए। तो ये स्पष्टता जब तक नहीं होगी तब तक इसका विरोध होता रहेगा। ठीक है। वैसे इन सारे सवालों का अधिकतर बेहतर जवाब तो इलेक्शन कमीशन दे सकता है, लेकिन चूंकि बीजेपी से चारू प्रज्ञा है, चारू आप जवाब दें। जी राकेश जी, मैं यही कहना चाहती थी। पहली बात तो मैं भाजपा की प्रवक्ता हूं, इलेक्शन कमीशन की नहीं हूं। इलेक्शन कमीशन जब अपना स्टेटमेंट जारी करेंगे, मुझे पूरा यकीन है आपके सारे सवालों के जवाब उस स्टेटमेंट में होंगे। एक बात और है, इलेक्शन कमीशन ने विचार विमर्श के लिए सारी राजनीतिक पार्टियों को बुलाया है। ये डिस्कशन है, इसको लागू नहीं किया जा रहा। मुझे हैरानी की बात ये लगती है कि देखने से पहले, समझने से पहले, आजमाने से पहले आप घर बैठ के बोल रहे हो हमें ये पसंद नहीं है। ये तो कोई समझदारी नहीं है ना, ये तो देश को आगे बढ़ाने का कोई तरीका नहीं है। मुझे ठीक ये लगता, ये सारी पार्टियां इलेक्शन कमीशन के बुलाए गए विचार विमर्श वाले सेशन में जाती, वहां देखती क्या हो रहा है, हमारा चुनाव आयोग क्या कह रहा है, क्या करना चाहता है, और फिर बोलते हमें इस बात पे ऑब्जेक्शन है या इस बात से हम सहमत हैं। ये तो ऑन द बेसिस ऑफ सिंपली, मैं देता हूं समय आपको, देता हूं। हमारी सरकार नहीं है इसलिए हम ऑब्जेक्ट करते हैं। ये तो वही बात हो गई ना। ठीक है, चारू आपने अपनी बात कही। सापरा साहब आप जवाब दीजिए। मैं एक सवाल और ऐड कर देता हूं। आपने जितने सवाल 5, 6, 10 सवाल जो भी गिनाए, क्या ये सारे सवाल आज आप लोगों ने इलेक्शन कमीशन के साथ जो बैठक थी उसमें दिग्विजय सिंह गए हुए थे तो उन्होंने ये सवाल इलेक्शन कमीशन के सामने रखे क्या? बिल्कुल इतने ही नहीं, मैंने तो आपको 6 सवाल बताए हैं। 6 सवाल से ज्यादा 12-14 सवाल इलेक्शन कमीशन को पूछे गए हैं, जिसका उत्तर आने वाले समय में शायद हमारे पास में आएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता जिस तरह से कह रही है कि कांग्रेस पार्टी, सापरा साहब आप चारू जी की बात का जवाब दीजिएगा। अगर मान लीजिए कि आपने 15 सवाल किए, सापरा साहब, ठीक है सापरा साहब, आप ही के पास हूं सर, आप ही के पास हूं। मान लीजिए आपने 20 सवाल किए और आपको लगता है कि 1-2 दिन 4 दिन बाद इलेक्शन कमीशन हो सकता है लिखित या फिर से बुलाकर जवाब दे, तो सर इतनी पॉलिटिक्स की जगह मुझे लगता है कि उन जवाबों का इंतजार कर लेना चाहिए था। उसके बाद शायद आपकी बातें और ज्यादा पुख्ता हो जाती। नहीं, देखिए मैं आपको स्पष्ट करता हूं कि अगर आज की परिस्थिति में कोई हमसे सवाल पूछेगा कि आरवीएम जो है वो आपको मंजूर है या नहीं है, तो हम कहेंगे नहीं मंजूर है, क्योंकि हमने 15 या 20 सवाल पूछे हैं। वो सवालों के जवाब आएंगे, अगर उसमें हमको लगता है कि ये उचित है, ठीक तरह से हो सकता है, तब जाकर के हम हाँ कहेंगे ना। आज कैसे हाँ कह दें उसको? हम ऐसे प्राइमा फेसी हाँ नहीं कह सकते। जितने सवाल पूछे हैं अगर उसका उत्तर ठीक से मिलेगा
तब उसके आगे बात की जाएगी। लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं होता है तो ईवीएम का विरोध करते हैं, कहीं भी ईवीएम का जिक्र ही तो नहीं बहुत करते। जल्दी से हम तो पूछिए, बात क्योंकि राजीव जी का भी मुझे रुक करना है, रवि भाई का भी रुक करना है, जल्दी से चारू प्रज्ञा, जल्दी से आप जल्दी कहीं से। से भी मिसगाइड मत करिए दर्शकों को कि हम कंसल्टेशन EVM का होने विरोध के करते हैं। 2 दिन पहले से आप खिलाफ खड़े हैं आरवीएम के। आपने मौका तो नहीं दिया, इस बारे में आप क्यों नहीं बोलते? देखने से पहले, समझने से पहले आप ऑब्जेक्ट करने लगे थे, बयान देने लगे थे। पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, अभी अभी आपने हिमाचल का चुनाव जीता है, क्या नहीं, वहां तो पर भी कोई समस्या है? आपको कहीं से सपना आया क्या कि 2 दिन पहले से शुरू हो गए? अच्छा, मैं इसमें आ जाता हूं। देख लीजिए दिग्विजय जी का, दिग्विजय जी का स्टेटमेंट देख लीजिए। देखने से पहले, सुनने से कमाल पहले की बात है, खिलाफ खड़े कुछ हैं। भी बोलते आपकी जाएंगे। पार्टी में नहीं है क्या? आपकी पार्टी में नहीं है, या नहीं वो नहीं, एक कुछ भी बोलते जाएंगे। कांग्रेस छोड़ के यानी चले गए? आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को यह आदत हो गई है कि जो नहीं, मुंह में मुझे आए बताइए। बोलते जाएंगे। झूठ है आप तो मुझे झूठ ये बोलते बताइए, जाएंगे। ये बीजेपी भारत की अगर झूठी पार्टी है, हमको किसी पता ने है, खिलाफ सारे दिया दर्शकों को है, पता है, भारत की देखने जुमला से पहले पार्टी दिया है, था क्या? भारतीय झूठी समझने पार्टी। से ठीक है, पहले मैं दिया था इसमें क्या? बीच में आता हूं। सापरा साहब, सापरा साहब, मैं इंटरफेयर करता हूं। सापरा साहब, एक मिनट, ठीक है। सापरा साहब, 15 लाख रुपए से लेके, अच्छे दिन से लेके, 2 करोड़ ठीक। नौकरियां प्रतिवर्ष से लेके, ठीक है। आपने बहुत झूठ बोला है। सापरा साहब, लेकिन आज एक छोटा तो सा झूठ बोलना सवाल और बंद बहुत कर छोटा दीजिए। सा जवाब, फिर मैं सीधे राजीव जी का रुख करूंगा। और अमित साहब, मैं आपके पास भी आता हूं। चारू जी, एक मिनट, चारू जी, ये बता दीजिए बस। चारू जी, एक मिनट। जो चारू प्रज्ञा ने बातें कही सापरा साहब, कल सभी विपक्षी दलों की बैठक हुई थी और उन विपक्षी दलों की बैठक में बाकायदा दिग्विजय सिंह से बातचीत की गई थी और उसमें उन्होंने कहा था कि जो संडे को मीटिंग हुई है अपोजिशन की, सबने एकमत होकर इलेक्शन कमीशन के प्रस्ताव का विरोध करने का फैसला किया है। तो जो बातें चारू प्रज्ञा ने कही वो बिल्कुल ठीक है साहब। आज बैठक हो रही थी चुनाव आयोग के साथ, आज आप प्रस्ताव सुनते, जो सवाल है सवाल देते, सवाल का जवाब आता, संतोषजनक जवाब आया तो ठीक है, नहीं संतोषजनक जवाब आया तो बोलते कि आरवीएम हमें मंजूर नहीं है। तो आपकी बात तार्किक लगती ना सर, लेकिन चुनाव आयोग की बैठक हुई नहीं, पहले से तय कर लिया सर कि एजेंडा हमारा है विरोध करना। नहीं, एक मिनट। नहीं, आपको यह भी पता होना चाहिए कि चुनाव आयोग ने पहले ही अपनी वेबसाइट में डाला है, आरवीएम की डिटेल्स हैं, कोई भी पढ़ सकता है। आज से नहीं, 4-5 दिन पहले से डाला हुआ है। ठीक है। तो अगर दिग्विजय सिंह जी ने और विपक्षी पार्टी के नेताओं ने वो पढ़ा है और अगर उससे पहले उन्होंने कोई पूर्व तैयारी करके कोई स्टैंड लिया है तो उसमें क्या गलत है? और अगर आज की मीटिंग में हमने 20 सवाल पूछे हैं, ठीक है, तो उसका उत्तर हमें दे दीजिए ना। ठीक है राजीव।